नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए बच्चों, आज से हम हिंदी पढ़ना शुरू करेंगे और आज हम हिंदी का सबसे मज़ेदार चैप्टर पढ़ेंगे। और ये चैप्टर मज़ेदार इसलिए है क्योंकि इस चैप्टर के जो राइटर है वो प्रेमचंद जी है। और प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य के इतने बड़े लेखक थे कि बताना उनके बारे में जितनी तारीफ़ करो उतनी कम है। उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कहानी लिखी है कि आपको ऐसा लगेगा कि यार कि आप टीवी देख रहे हो। इतनी शानदार कहानी लिखी उन्होंने प्रेमचंद जी ने। और आज के पाठ का नाम है दो बेलों की कथा। आपको बहुत मज़ा आएगा। और कहानी में लास्ट में जो चीज़ छुपी हुई है ना, आपको जो चीज़ सीखने को मिलेगी ना, जो प्यार मोहब्बत भाईचारा के बारे में आपको जानने को मिलेगा ना, आपको तो बिल्कुल आनंद आ जाएगा। सबसे पहले हम प्रेमचंद जी के बारे में जान लेते हैं कि प्रेमचंद जी कौन थे। देखिए, अब प्रेमचंद जी के जीवन के विषय में हम कुछ जान लेते हैं ना। तो क्या था, प्रेमचंद जी का जन्म 1880 में हुआ था। कब हुआ था? 1880 में, मतलब कि आज से वही बहुत 100 150 200 साल पहले हुआ था ना। 1880 में बनारस के लमही गांव में हुआ था। जो प्रेमचंद जी है उनका जन्म 1880 में बनारस के लमही गांव में हुआ था, है ना। उनका, देखिए यहाँ पर उनका मूल नाम क्या था? धनपत राय था। जो हमारे प्रेमचंद जी थे उनका मूल नाम क्या था? धनपत राय था। मतलब कि उनका मूल नाम धनपत राय था, फिर बाद में उनका नाम क्या हो गया? प्रेमचंद हो गया। प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता। अभाव मतलब कि बचपन में उनके पास गरीबी रही होगी, उनके पास अच्छा खाने को पहनने को, मतलब अभाव में बीता। और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। कहाँ तक पढ़ाई करे थे प्रेमचंद जी ने? बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की। शिक्षा विभाग मतलब कि उन्होंने टीचिंग लाइन में जॉब करी। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपका टीचर हूँ, है ना। उसी प्रकार प्रेमचंद जी ने भी शिक्षा विभाग में जॉब करी। परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। प्रेमचंद्र जी ने असहयोग आंदोलन किया था। जो महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन में भाग लिया। अंग्रेज लोग को भारत देश से भगाने के लिए एक असहयोग आंदोलन हुआ था। आप उसको राजनीति हिस्ट्री में, आप इतिहास में पढ़ोगे, है ना। तो उन्होंने नौकरी से रिजाइन कर दिया, मतलब नौकरी उन्होंने छोड़ दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। और लेखन कार्य का मतलब ये होता है कि हिंदी साहित्य लिखना, कहानियाँ लिखना, अच्छी अच्छी प्रेरक कहानी लिखना, मनोरंजन वाली कहानी लिखना, उसके प्रति क्या हो गया? प्रेमचंद जी समर्पित हो गए। और सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। इनकी मृत्यु कब हो गई? सन 1936 में। 1936 में क्या हुआ? इनका देहांत हो गया। देहांत हो गया मतलब कि दुनिया को छोड़ करके स्वर्गधाम चले गए। और उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी कहानी लिख करके दिए, जब मैं पढ़ता हूँ तो मैं कहानी में खो जाता हूँ, इतना आनंद आता पढ़ने में। देखिए, प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। कितने भाग? जो प्रेमचंद की जितनी भी कहानी है वो 8 भागों में बटी हुई है। वो कौन कौन से है? सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, इनके प्रमुख उपन्यास है। उपन्यास का मतलब ये होता है कि ये बहुत बड़े बड़े होते हैं। कम से कम 500-500 पेज, 600 पेज के उपन्यास लिखे जाते हैं। और उपन्यास को पढ़ने में वही 1 हफ्ता लग जाता है, कभी 15 दिन लगते हैं, है ना। आप अभी छोटी क्लास में जब आपको उपन्यास पढ़ने की जब आदत बन जाएगी ना, तो इतना मज़ा आएगा आपको पढ़ने में, क्या बताऊँ, है ना। तो उन्होंने कितने उपन्यास लिखे? उन्होंने यहाँ पर इतने सारे उपन्यास लिखे। सेवा सदन हो गया। कौन कौन से उपन्यास हो गए हमारे? देखिए, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, इनके क्या थे? प्रमुख उपन्यास थे। उन्होंने, देखिए, उन्होंने मतलब किसने? प्रेमचंद जी ने। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन किया। जो पत्रिकाएं होती है, मासिक पत्रिकाएं, जो कि जैसे कि अखबार वाले होते हैं ना, आपके यहाँ भी दैनिक भास्कर अखबार आ रहा है, तो उस समय पत्रिका चलती थी। कौन कौन सी पत्रिका? हंस पत्रिका, जागरण पत्रिका, माधुरी पत्रिका आदि पत्रिकाओं का उन्होंने क्या किया? संपादन किया। संपादन का मतलब ये होता है कि उन्होंने इसको प्रकाशित करके उसको उन्होंने बांटना शुरू किया। देखिए, अब कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने
निबंध भी लिखे। उन्होंने कहानी तो लिखी, कथा तो लिखी, साथ साथ निबंध भी लिखे एवं अन्य प्रकार के गद्य लेखन में भी प्रचुर मात्रा में किया। और भी प्रकार के जो गद्य होते हैं, गद्य बहुत प्रकार के होते हैं। कई लोग डायरी लिखते हैं, कई कहानी लिखते हैं, कई कथा लिखते हैं, और कई लोग रिपोर्टाज लिखते हैं, कई लोग संस्मरण लिखते हैं, नाटक लिखते हैं। ये सब गद्य के प्रकार होते हैं, अपन इसको आगे पढ़ेंगे। प्रेमचंद, अब देखिए यहाँ पर प्रेमचंद जो थे, प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। अगर किसी समाज में परिवर्तन लेकर के आना है, समाज में अगर बहुत सारी कुरीतियाँ है, अंधविश्वास है, लोग बाग अगर भूत प्रेत पर यकीन करते हैं, तरह तरह के मतलब पाखंड अपना जाते हैं, तो साहित्य के माध्यम से अगर हम अच्छा साहित्य लिखें तो उसको लोग बाग पढ़ेंगे और साहित्य के माध्यम से हम समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। समाज में गरीबी, भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी, जितने प्रकार के जो गलत काम हो रहा है, उन सभी गलत कामों को हम साहित्य के माध्यम से दूर कर सकते हैं। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। प्रेमचंद जी ने गांव के परिवेश में रहे, प्रेमचंद जी, और शहर के परिवेश में रहे, और वहाँ पर उन्होंने अच्छे से अपना जीवन यापन करा। तो उनके साथ जो जो घटनाएं हुई, वो सब घटनाओं को उन्होंने अपने साहित्य में लिखा। किसान मजदूर की दयनीय स्थिति, किसान कितनी मेहनत से काम करता है, अनाज को उगाता है और बेचारा आत्महत्या करता है। मजदूर की दयनीय स्थिति, मजदूर को उसकी रोजगारी नहीं मिल पाती है। आपको पता है प्रेमचंद जी ने कहा था कि एक मजदूर अगर काम कर रहा है ना, तो उसको उसकी मजदूरी, मतलब उससे आपने मेहनत करवाया तो उसका पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे दो, ऐसा प्रेमचंद जी ने कहा है ना। दलितों का शोषण, जो दलित का मतलब क्या होता है कि हमारे समाज कई भागों में बटा हुआ है, तो जो गरीब तबके के जो लोग होते हैं उनका शोषण किया जाता है। समाज में स्त्री की दुर्दशा, जो लड़कियाँ होती, जो स्त्रियाँ होती, उनको उचित प्रकार से छूट नहीं मिल पाती, उनको दबाया जाता है, उनको जबरन में, मतलब कि उनकी दुर्दशा है ना। स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय है। मतलब उन्होंने अच्छी चीज़ों पर लिखी है। उन्होंने मजदूरों के बारे में बताया, किसानों के बारे में बताया है, दलितों के बारे में बताया है ना। देखिए प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। प्रेमचंद जी ने जो कथाएं लिखी है वो बहुत ही बड़े व्यापक पैमाने पर लिखे। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिले है। प्रेमचंद जी ने मनुष्य को तो अच्छे से बताया ही है, लेकिन साथ साथ पशु पक्षी के बारे में भी अच्छे से बताया है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख मतलब क्वालिटी है। मतलब वो क्या करते, बड़ी से बड़ी बात भी है और कठिन से कठिन बात भी है, तो वो उस कठिन से कठिन बात को भी सरल शब्दों में बता देते थे, है ना। और साथ ही साथ वो क्या करते थे, उसकी भाषा सरल सजीव, मतलब कि जब आप मैं कसम से बोल रहा हूँ, आप जब वाली कहानी पढ़ोगे ना, दो बैल की कथा, आपको ऐसा लगेगा कि आप कहानी के अंदर घुस गए हो, इतने अच्छे से वो लिखते हैं, है ना। मुहावरेदार, मतलब मुहावरे का भी वो सही तरीके से क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तथा उन्होंने, किन्ने, प्रेमचंद जी ने, तथा उन्होंने, मतलब प्रेमचंद जी ने, है ना, तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग, उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। मतलब समाज में जो शब्द प्रचलित है उन सभी शब्दों का प्रयोग उन्होंने कैसा किया है, कुशलतापूर्वक किया है। क्लियर। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा हम पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, देखो, दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद जी ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। आपको पता है, जो एक किसान होता है ना, किसान अपने खेत में अपने बैलों से काम करवाता है। जैसे कि आपके यहाँ किसी के यहाँ गाय पालते हैं, किसी के यहाँ बैल पालते हैं, किसी के यहाँ कुत्ते वगैरह पालते, डॉग पालते, तो हम उनसे दिल से कनेक्ट कर जाते हैं। तो उसी प्रकार एक जो किसान होता है ना, किसान खेत में बैल पालता है और वो बैल से अपना खेत की जुताई करवाता है। तो किसान के लिए उसके जो बैल होते हैं ना, उसके भाई के समान होते हैं। जो छोटे भाई होते हैं ना, उसी प्रकार बैल को वो प्यार करते हैं किसान लोग, है ना। इस कहानी में उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। स्वतंत्रता के लिए बार बार हमको लड़ाई करनी पड़ती है। इस प्रकार परोक्ष रूप से ये कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। आज़ादी के आंदोलन की भावना से, कि हर इंसान स्वतंत्र हो पाए, कोई किसी का गुलाम ना रहे, उससे जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा
पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का भी उपयोग और विकास किया है। मतलब बहुत मज़ेदार कहानी है, आपको पढ़ने में बिल्कुल क्या जाएगा, आनंद आ जाएगा। इतनी शानदार हमारी क्या है ये कहानी है ना। देखिए अब हम शुरू करते हैं, अब कहानी को हम स्टार्ट करते हैं। क्लियर। देखिए अब कहानी को हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। कहानी का नाम है दो बेलों की कथा। कौन सी कहानी है हमारी, दो बेलों की कथा। देखिए जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। जब कभी भी जानवरों की बात आती है तो हम गधा को क्या बोलते हैं, गधा सबसे बुद्धिहीन है। गधा को हम सबसे बुद्धिहीन समझते हैं ना। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं मतलब हम जब किसी इंसान को बुद्धू कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। हम उसको गधा बोल देते हैं, अरे यार तू तो पूरा गधा का गधा ही रहेगा, ऐसा उसको हम बोल देते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे ये पदवी दे दी है। क्या गधा सच में बेवकूफ़ होता है या फिर वो भोला होता है कि मतलब कि अपने काम से काम रखता है, इस कारण उसको सब लोग मतलब कि बेवकूफ़ समझते हैं ना। ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे ये पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता, है ना। कई लोग मतलब अपन को नहीं पता कि भैया कि गधा सीधा है उसको इसलिए बेवकूफ़ बोल रहा है या फिर मतलब सीधापन, उसका निरापद सहिष्णुता ने उसको ये पदवी दी है या फिर सच में बेवकूफ़ है। मेरे हिसाब से तो यार गधा बेवकूफ़ नहीं होता है, क्योंकि गधा अपना काम करता है, गधा भोला होता है, वो इंसान का गुलाम बन जाता है, इस कारण उसको सब मूर्ख समझते हैं। और सही बात है, दुनिया में जितना इंसान सीधा रहता है ना उसको इंसान उतना ही मूर्ख समझता है। आप लोग भी बिल्कुल चाणक्य ने बोला सीधे पेड़ जल्दी कट जाते हैं, और जो इंसान चंट चालाक होते हैं, जो इंसान चतुर होते हैं ना, इसलिए चंट चालाक बनो, चतुर बनो, है ना। स्वाभाविक सी बात ये है। मतलब सीधे साधे बनो लेकिन साथ साथ चंट चालाकी भी आपको आना चाहिए, क्योंकि दुनिया बहुत गोल है। दुनिया कैसी है, बहुत गोल है ना। देखिए अब गाय सींगे मारती है। गाय क्या करती है, गाय सींग मारती है। गाय क्या करती है, देखो गाय सींग मारती है। ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। ब्याई हुई गाय मतलब जिस गाय को बच्चा हो जाता है तो वो बिल्कुल शेरनी बन जाती, सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है कुत्ता भी भौंकने लग जाता है, किंतु गधे को तो कभी क्रोध करते नहीं सुना है, ना ही देखा है। क्या आपने देखा ही कभी गधे को गुस्सा आया है? गधे को कभी गुस्सा ही नहीं आता है ना। जितना चाहे गरीब को मारो, मतलब गधे को जितना चाहे उतना मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो कभी भी गधे के सामने किसी प्रकार की सड़ी हुई घास डाल दो, है ना, उसके चेहरे पर कभी भी असंतोष की छाया नहीं दिखाई देगी, वो हमेशा खुशी रहेगा गधा, है ना। बैसाख में चाहे एकाध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो कभी उसे खुश होते नहीं देखा। मतलब गधा बेचारा खुश नहीं होता है ना, बस ये ना वो दुख होता है ना सुख होता है ना। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा, चाहे सुख रहे या फिर दुख रहे, गधा हमेशा एक ही चेहरा लिए हुए रहेगा, है ना। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सब मतलब ऋषि मुनि भी तो ऐसे ही होते हैं। ऋषि मुनि जो सन्यासी लोग होते हैं ना, उनको भी सुख दुख से कोई मतलब नहीं रहता है, लाभ हानि से कोई मतलब नहीं रहता है। मतलब देखो ऋषि मुनि के जितने भी गुण हैं वे सभी उसमें समा गए, है ना। पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है, और आदमी गधा को बेवकूफ़ बोल रहा है, जबकि गधा कहाँ बेवकूफ़ है यार, उसको तो ना सुख से मतलब है ना दुख से मतलब है, तो वो तो मोह माया से बिल्कुल मुक्ति पा चुका है ना। देखिए सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा है। मतलब गधे के अंदर इतने अच्छे अच्छे गुण हैं और उसका इंसान क्या कर रहा है, उसका इंसान अनादर कर रहे हैं, है ना। सद्गुणों का इतना अनादर तो कहीं पर भी नहीं देखा है। इस देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। उस समय क्या होता था कि अमेरिका में भारत के देश के लोगों को घुसने नहीं दिया जाता था। बेचारे शराब नहीं पीते। अब भारत देश के लोग देखो शराब भी नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़ काम करते। भारत देश के लोग जी तोड़ काम करते, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते, फिर भी बदनाम है। फिर भी भारत देश के लोगों को क्या कर रखा है, बदनाम करके रखा है।
कहा जाता है वे जीवन के आदर्श कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते, मतलब भारत देश के लोग भी अगर ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो सब वे कहलाने लग जाते। समाज में क्या होता है कि आप जितना सुनोगे, आप जितना लोगों से दबोगे, अगर आपके ऊपर कोई अत्याचार कर रहा है, आपको जबरन डांट रहा है, आपको जबरन मार रहा है, पीट रहा है, और आप उसकी डांट हमेशा सुनते जाओगे, हमेशा आप दबते जाओगे, तो वो आपको और दबाएगा। इसलिए यदि आपके ऊपर कोई उंगली कर रहा है तो उसका बिल्कुल हाथ तोड़ के दो, बिल्कुल, है ना। किसी से डरो मत, किसी से बिल्कुल डरने का नहीं है। अपन स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक है, किसी से क्यों डरे, है ना। देखो जापान की मिसाल सामने है, एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों के गढ़ बना दिया। जापान में क्या हुआ कि जापान एक बार जो जीता, अमेरिका के युद्ध में जापान हार गया था, लेकिन बाद में उसने बहिष्कार करके जो जीता वो संसार में, तो क्या हुआ कि सभी जापान अच्छा देश माना जाने लगा। लेकिन देखिए, लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बेल। प्रेमचंद जी ने गधे का छोटा भाई किसको बोले? बेल को बोले। बेल क्या है? गधे का छोटा भाई है। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। मतलब कोई बच्चा अगर बिल्कुल भोला भाला है, या फिर मतलब कि बिल्कुल गधे मूर्ख टाइप की हरकत करता, अपन उसको क्या बोल देते हैं? अरे तुम तो बिल्कुल बछिया के ताऊ चढ़ोगे। कुछ लोग बेल की शायद बेवकूफ़ों में श्रेष्ठ कहेंगे। कई लोग बेल को क्या बोलते? बेवकूफ़ बोलते, बेवकूफ़ों में श्रेष्ठ कहेंगे। मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बेल कभी कभी मारता भी है भैया, गधा तो नहीं मारता, लेकिन बेल कभी कभी मारता भी है। कभी कभी अड़ियल बेल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों में अपना असंतोष प्रकट कर देता है। मतलब अगर बेल को अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तो वो उसका असंतोष प्रकट कर देता है। अतः उसका स्थान गधे से नीचा है। मतलब गधे से थोड़ा उसको सेकंड नंबर पे, बेल को हम सेकंड नंबर पर बोलेंगे, गधे से कैसा उसका नीचा है। देखो, झूरी काछी के दोनों बेलों के नाम थे। झूरी काछी के, एक झूरी काछी है, एक कौन है? झूरी काछी, किसान है वो, है ना। उसके दोनों बेलों के नाम थे हीरा और मोती। उसकी झूरी काछी के पास दो बेल थे, एक का नाम था हीरा, दूसरे का नाम मोती। दोनों पछाई जाति के थे। दोनों बेल पछाई जाति मतलब कि पिछड़ी हुई जाति के थे। देखने में सुंदर, काम में चौकस, बेल की बात हो रही है। उसके जो दोनों बेल थे ना, दिखने में सुंदर थे, काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। मतलब दोनों बेल जो थे साथ रहते रहते मतलब एक दूसरे के दोस्त बन गए थे, है ना। दोनों आमने सामने या आस पास में बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। बेल लोग भी बात करते एक दूसरे से, लेकिन उनकी लैंग्वेज अपन को समझ में नहीं आती। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी, अवश्य किन में? बेलों में। जो बेल थे ना, उन बेलों में ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। एक बेल ने दूसरे बेल को चाटा और उसको सूंघा और प्रेम प्रकट करा। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। आपके मेरे खेत में बेल है, मैंने देखा हुआ है ना। कभी कभी बेल क्या करते थे? सींग मिला लिया करते थे। विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद भाव से, मतलब खेलते खेलते मतलब थोड़ा बहुत सींग से लड़ाई कर ली, है ना, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते हुए भी धूल धप्पा होने लग जाता है। आपके बेस्ट फ्रेंड होंगे, कभी कभी लड़ाई हो जाती है ना। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बेल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिलाकर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। जब बेलों को जब अपन जोत देते थे, मतलब किसानी करने के लिए किसान हल में उनको जोत देता है ताकि ज़मीन, बेल से किसान जोतता, मतलब खेतों की जुताई की जाती थी। आजकल तो ट्रैक्टर वगैरह आ गए, लेकिन पहले खेत में बैलों से काम करवाया जाता था। तो हर दोनों बेल में से हर बेल चाहता था कि यार मेरी गर्दन पर ज़्यादा वजन रहे, मतलब मेरे दोस्त के ऊपर वजन कम जाए। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या मतलब शाम को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट
चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। अब दिन भर बेचारों ने काम करे तो शरीर में जितना भी वो गंदगी जमा हो जाती थी तो एक दूसरे को चाट करके साफ कर लिया करते थे, है ना। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद मुंह में डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। किसको? झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। गोई उनकी पत्नी रही होगी। गोई झूरी काछी की, जो झूरी काछी किसी का नाम है ना, झूरी काछी जो किसान था उसकी पत्नी का नाम क्या था? गोई था। गोई था, ये असली घटना है। असली घटना पर बताते प्रेमचंद जी, है ना। झूरी ने एक बार उनकी पत्नी गोई को ससुराल भेज दिया। बेलों को क्या मालूम बे क्यों जा रहे हैं। उन्होंने समझे कि मालिक ने हमको बेच दिया। अब बेल जो थे उनको झूरी ने अपने ससुराल भेज दिया, बेलों के जोड़े को। तो बेल लोग ने ये समझे कि मालिक ने हमको कहीं बेच तो नहीं दिया। अपना यो बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा, कहीं कौन जाने। पर झूरी के साले गया को घर तक कोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। मतलब उसके जो बेल थे, बेल किसके थे? बेल झूरी काछी के थे। तो बेल झूरी काछी की बात मानते थे, लेकिन झूरी काछी का जो साला था, झूरी काछी का जो कौन था? साला था, उसको गोई मतलब बेलों का जोड़ा ले जाने में दांतों पसीना आ गया, मतलब बहुत परेशानी गई। पीछे से हाँकता तो दोनों बाएं दाएं भागते। जैसे ही मतलब कि कौन? झूरी का साला, झूरी का साला। झूरी ने बेल को अपने ससुराल लेके चला गया। तो झूरी का साला झूरी ने किसको लेके चला गया? झूरी काछी ने बेल को ससुराल लेके चला गया। ससुराल में कौन था? झूरी काछी का साला था। उसने बोल दिया कि ये बेल से तुम काम करवा लो। तो साला से वो बेल बंध ही नहीं पा रहे थे, है ना। दोनों दाएं बाएं भागते। पगिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। मतलब मार भी नहीं सकते थे उनको, ना। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते कि तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो। क्योंकि जो बेल थे ना, बेलों को अपने मालिक किसान झूरी से प्यार हो गया था, है ना, लगाव हो गया था। तो बेल के पास अगर जवान होती तो वो झूरी से पूछते कि तुम हम गरीबों को अपने घर से क्यों निकाल रहे थे। हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी थी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम करा लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ भी भूसा हमको खिलाया, ऐसा बेल कह रहा है बेचारे, तुमने जो कुछ भी भूसा हमको खिलाया हमने उसको खाया। तुमने जो कुछ खिलाया बे सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया। सही बात है यार, बेचारे बेल लोग की भावना जुड़ी होती है कि हम तुम्हारे पास इतना काम करें। बेल भी चाहता है ना, तो बेल क्या बोल रहा है कि और काम करवा लो, लेकिन हमको ऐसा प्रकार बेचो मत। देखिए, अब संध्या यानी शाम के समय दोनों बेल अपने नए स्थान पर पहुँचे। अब बेचारे बेल दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उनके मुंह में एक दाना नहीं डाला। बेचारे बेल भूखे रहे। दिन भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। ये घर नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे। मतलब कि आपका मतलब बेलों का भी घर था और उनके भी लगाव बन गया था। वो उनको नई जगह ले जा करके बेच दिए। उनको भी क्या हुआ? थोड़ा दुख हुआ। अब देखिए, अब क्या हुआ? दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। दोनों बेल लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चल पड़े। मतलब कि जैसे ही जब गांव रात हो गई, पूरा गांव सो गया, तो दोनों बेल ने क्या करे कि उनको जिस खूंटा से बांधा गया था, है ना, उसको उन्होंने तुड़ा डाले। मतलब उसको उन्होंने क्या करा? तोड़ डाले और गांव की तरफ चल गए। किसके गांव की तरफ चल गए? वही मतलब पुराने अपने झूरी काची के पास चल गए, है ना, चले गए। पगहे बहुत मजबूत थे। अनुमान न हो सकता था कि कोई बेल उन्हें तोड़ सकेगा। पर इस समय इन दोनों बेलों में दूनी शक्ति, मतलब डबल ताकत आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियाँ तोड़ डाले दोनों बेल ने, और रस्सियाँ तोड़ करके कहाँ पहुँच गए? अपने पुराने मालिक के पास, झूरी काची के पास जा कर के पहुँच गए, है ना। अब देखो, झूरी ने देखा
झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। मतलब अपने मालिक का घर वो जानते थे, ढूंढ करके रास्ता ढूंढ ढांड करके कहाँ पहुंच गए, वो अपने पुराने मालिक झूरी काची के पास पहुंच गए, है ना। और झूरी काची कंफ्यूजन पड़ गया कि मैंने बैल को तो उधर छोड़ के आया था, ये साले बैल लोग को मैंने उधर छोड़ के आया और ये सुबह देख रहा हूँ तो बिल्कुल मेरी आँख के सामने आ गए। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा था। गराव मतलब जो गले की जो रस्सी होती है ना, बैल के गले की रस्सी टूटी वाली, वो लटक रही थी। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। मतलब दोनों बैल जो थे ना, उस किसान से विद्रोह भी कर रहे थे। मतलब मन में बोल रहे थे कि हमने तेरे लिए इतनी मेहनत करी और तूने हमको उस जालिम को बेच दिया जो हमको खाने तक नहीं डाल रहा था। मतलब विद्रोह भी करे ना बैल ने और प्यार भी झलक रहा था कि मालिक हमको अपने से दूर मत करो, हम तुम्हारे साथ रहेंगे, है ना। अब झूरी ने जैसे ही बैलों को देखा, झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, खुश हो गया, बिल्कुल मेरे बैल मेरे आँख के सामने आ गए। दौड़कर उसने उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वे दृश्य बड़ा ही मनोहर था। एक किसान अपने बैलों से इतना प्यार कर रहा था कि वो बैलों को जाकर के चूमने लगा। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजाकर उनका स्वागत करने लगे। किनका? बैलों का स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में ये घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। मतलब पहले भी ऐसी घटना कई बार हो चुकी थी गांव में, है ना। अब देखिए, बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों का अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लेकर के आया बैलों को खिलाने के लिए, कोई गुड़ लेकर के आया, कोई चोकर लेकर के आया। आटे की चोकर होती है ना, आपने खिलाया गाय बैल को, खिलाना, गाय को रोटी खिलाना चाहिए, है ना, पुण्य मिलता है। कोई भूसी लेकर के आया, कोई भूसा लेकर के आया बैलों को खिलाने के लिए, है ना। देखिए, एक बालक ने कहा ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, हाँ सही बात है, इतनी दूर से दोनों चलकर अकेले आ गए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे तो उसके जन्म के वो तो उस जन्म के आदमी है, मतलब उसके जन्म जन्म के साथी है। इसका प्रतिवाद करने का किसी का साहस नहीं हुआ। मतलब उन्होंने सही बात कही थी। अब देखिए, अब क्या हुआ, झूरी की स्त्री मतलब झूरी की पत्नी, झूरी की पत्नी, झूरी की जो पत्नी थी ना, अब पता है मतलब कैसी होती है, सीरियल में आप लोग देखे होंगे। झूरी की स्त्री मतलब पत्नी ने बैल को द्वार देखा तो जल उठी। जबकि झूरी और उसके बैल तो बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से, एक रिश्ता था उनके बीच में। लेकिन जो झूरी की जो पत्नी थी वो बहुत खराब थी, वो जल गई। बोली पत्नी ने, कैसे ना, झूरी की पत्नी ने क्या बोली, पत्नी ने बोली, कैसे नमक हराम बैल है कि एक दिन भी वहां काम नहीं किया, भाग खड़े हुए। क्योंकि झूरी ने अपने बैल को कहाँ पहुंचाया था, उसके ससुराल। ससुराल मतलब उसकी पत्नी के मायके। उसकी जो पत्नी थी झूरी की पत्नी, उसके पापा के घर, उसके झूरी की पत्नी की भाई के घर पहुंचाया। लेकिन झूरी का जो ससुराल, झूरी का जो घर था, मतलब कि उसका जो मायका था, वहाँ पर बैल लोग को ढंग से खाने पीने को नहीं दिया गया। तो बैल लोग ने रस्सी तोड़ करके अपने पुराने मालिक के पास वापस आ गए। तो मालिक तो खुश हो गया, लेकिन उसकी पत्नी की तो जल गई ना, जल खड़ी हुई। और उसकी पत्नी ने बोली, कैसे नमक हराम बैल है कि एक दिन भी वहाँ काम नहीं किया और भाग खड़े हुए, है ना। अब झूरी को सहन नहीं हुआ। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप ना सुन सका और झूरी ने बोला, नमक हराम क्यों है, चारा दाना ना दिया होगा तो क्यों करेंगे काम। सही बात है यार, भैया बैल से तुम काम करवा रहे हो बेचारों से, तो उनको भैया खाना पीना देना पड़ेगा ना। अब उसकी पत्नी ने बोला, स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो और तो सभी पानी पिलाकर ही रखते हैं। मतलब ताना मार करके उसकी पत्नी ने कहा। अब देखिए, झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। अगर भैया तेरे भाई लोग अगर बैल को चारा खिलाते तो बैल क्यों भागते भला। स्त्री चिड़ी, उसकी पत्नी चिढ़ गई, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धों की तरह बैलों को सहलाते नहीं। ऐसा उसके पति को बोल रही झूरी, है ना, उस झूरी की पत्नी बोल रही है ना। खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी है, मतलब काम भी करवाते। ये दोनों ठहरे कामचोर। झूरी की पत्नी बैल को बोल रही, ये दोनों ठहरे कामचोर।
भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ ना दूंगी, खाए चाहे मरे। इतनी बेकार उसकी पत्नी थी, इतनी बेकार उसकी पत्नी थी। देखो कैसा बोल रही बेचारी, तो काम करवा रहे बेल लोग से, है ना। भाई हुआ मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बेलों को खाली सूखा भूसा ही दिया जाए। अब बेल को सिर्फ सूखा भूसा ही दे रहे थे, है ना। बेलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस। मतलब सूखा भूसा दे दिया उन लोग को बेचारे को। बेल क्या मांगते यार, तुम इतना बेल से काम करवा के तुम उनसे गेहूँ निकला रहे हो, रोटी बना करके खा रहे हो गरम गरम, और बेलों को तुम सूखा सूखा भूसा दे रहे हो। कोई खाए भी तो क्या खाए। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे बेचारे बेल। एक तो काम करवा रही उसकी पत्नी और खाने भी नहीं दे रही। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे, है ना, ऐसा बोला। मजूर मतलब उसका जो मजदूर था, उससे उससे झूरी ने बोला थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे, है ना। तो उसने क्या बोला, उसने बोला मालकिन मुझे मार ही डालेगी, है ना। अब जो मजदूर था खेत में काम करने वाला, उसने बोला मालकिन मुझे मार ही डालेगी, चुरा कर डाला ना दादा, पीछे से तुम भी कहीं उन्हीं की सी कहोगे। मतलब बेचारा मजदूर क्या करता, उसको तो उसकी मालकिन ने जो बोली वो तो वही काम कर रहा था। अब देखिए दूसरे दिन, अब दूसरे दिन की बात आई, है ना। दूसरे दिन झूरी का साला आया, मतलब वही साला, झूरी का साला जिसके यहाँ से बेल भाग के आ गए थे, और बेलों को ले चला। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता, काय में जोता, गाड़ी, जो गाड़ी होती है ना बैलगाड़ी, उसमें जोता, है ना। दो चार बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया, वह ज़्यादा सहनशील था। दो बैल थे, एक का नाम था मोती और एक का नाम क्या था, हीरा। तो भैया मोती बिल्कुल मोती जो बैल था उसका दिमाग खराब हुआ, तो मोती ने क्या सोचा कि गाड़ी को सड़क की खाई में गिरा देता हूँ, एक काम करता हूँ। पर हीरा ने संभाल लिया, और हीरा ने बोला कि बेल बेटा, मतलब उसके जो बेल था हीरा बेल, उसने मतलब कि गाड़ी को खाई में नहीं गिरने दी, वो सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर दोनों को मोटी रस्सियों से बांध दिया गया और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर भाई सूखा भूसा डाल दिया, अपने दोनों बेलों को खली चूना सब कुछ दी। मतलब कि उसका जो साला था, उसका जो कौन था साला था, वो बेल बेचारे लोग को लेके चले गए और उनको कुछ खाने को नहीं दिया गया, सूखा भूसा डाल दिए और कुछ उनको खाने के लिए भी नहीं दिए यार, सूखा भूसे डाल दिए। नाद की तरफ आंख तक न उठाई, कुछ मतलब दिए भी नहीं। दूसरे दिन गया ने बेलों को हल में जोता, हल में जोता, एक तो उनको खाना भी नहीं दिया और काम करवाने लगे रे भैया। पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी, पाँव न उठाने की कर ली थी कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। मतलब दोनों बेलों ने काम नहीं करे, क्योंकि वो बेल क्यों करेंगे यार काम, यार तुम उनको खाने को नहीं दे रहे हो, ढंग से पुचकार नहीं रहे हो, उनको उनसे प्रेम नहीं कर रहे हो और ज़बरदस्ती काम करा रहे हो, तो क्यों काम करेंगे वो, है ना। देखिए एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए, बेल को डंडे से मारना शुरू कर दिया रे, तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया, हल लेकर भाग गया। तो दूसरा बेल हल लेकर के क्या हो गया, भाग गया, है ना। दूसरा बेल हल लेकर के भाग गया, हल लेकर के भागा। हल रस्सी जुआ जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ नहीं होती तो दोनों बैल पकड़ाई में ना आते। हीरा ने मुख भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। हीरा ने बोला, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, मतलब बेल ने बेल की भाषा में बात कर रहे हैं, ये अपन नहीं समझ पाएंगे, बेल ही है ना। बेल ने, मोती ने कहा, तुम्हारी तो उसने जान ही ले ली थी मार मार कर, अब की बड़ी मार पड़ेगी, पढ़ने दो। बेल एक बेल दूसरे बेल से बात कर रहा है। फिर बेल ने क्या बोला, बेल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे, आखिर तो मारेगा ही, है ना। मार से कहाँ तक बचेंगे, मार से कहाँ तक बचेंगे भैया, बेल का जन्म लिया है तो मार तो खाना ही पड़ेगा, मार से आखिर अपन कहाँ तक बचेंगे, है ना। अब देखिए, गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, बेलों के हाथों में, दोनों के हाथों में लाठियाँ है। अब जो उसका साला था उसने और आदमी लोग को बुला लिया और सब लाठी लेकर के आए। मोती बोला, कहो तो दिखा दूँ इनको मज़ा, कुछ भी मैं लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी
एक दो को गिरा दूंगा। मतलब एक बेल दूसरे बेल को बोल रहा है कि ये लोग लाठी लेकर के आ रहे हैं, चलो इनको मजा चखाते। और बेल में बहुत ताकत होती है, बेल ने अगर एक ही सींग मार दी तो सबकी हालत पतली हो जाएगी। लेकिन हीरे ने समझाया मोती बेल को कि देख बेल भाई मत मार, आज आप तो अपन को मार लेंगे लेकिन वो इंसान लोग हैं, कल को फिर खाने पीने को अपन को नहीं देंगे, है ना। इसके आगे का अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बेल के बारे में, है ना।